आज के लेक्चर में पूरा तुम्हारे जितना भी डिस्कवरी है वो खत्म हो जाएगी। ओके, और इसके साथ में हमने लास्ट में क्या करेंगे, इसका एमसीक्यूज। अच्छा, अब हमारे प्लांट में इतने सारे पिगमेंट है तो क्या सबका ग्राफ बना के हम इसको कंपेयर करके देखें क्या? उतना टाइम है हमारे पास? इतना पढ़ ले तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे पैर पकड़ के खींच लिया जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो तुम मुझे बताओ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया कि वाटर से आया? ऐसे भी मैंने देखा है कि जो उसको रेडियो एक्टिव बना के पढ़ा देते हैं, वो बोलते हैं कि क्या ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। याद रखना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो Hello guys, my name is शिवम तिवारी and I'm your biology tutor. So आज हम स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ख़त्म किया था। ओके, मैंने बताया था तुमको TW एंगलमैन के बारे में और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था। ओके, मैंने बताया था कि ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वाले में करेंगे क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिसकी वजह से अब हम लोग आज के लेक्चर में पूरा तुम्हारे जितना भी डिस्कवरी है वो खत्म हो जाएगी। ओके, और इसके साथ में हमने लास्ट में क्या करेंगे, इसका एमसीक्यूज, ठीक है, देखेंगे कैसा क्या आता है। अब जो TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट है डायरेक्टली हम उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या बताया था कि सर वो क्या क्या यूज़ किए थे। उन्होंने एक क्लेडोफोरा करके ग्रीन एल्गे यूज़ किया था, एरोबिक बैक्टीरियाज यूज़ किए थे। अच्छा, बैक्टीरिया क्यों यूज़ किए थे? क्योंकि देखने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा सबसे ज़्यादा? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। और उन्हें लास्ट टाइम इस कंक्लूजन को बताया था कि ये देखो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसने क्या बताए थे बच्चा, गिव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। TW एंगलमैन ने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था बच्चा, मतलब इन्हें ग्राफ के थ्रू उन्हें एक्सप्लेन किया था कि कौन कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक, उसको हमको समझना है यहाँ पे। उन्होंने प्रिज्म यूज़ किया था, उन्होंने व्हाइट लाइट को यूज़ किया था। अच्छा, व्हाइट लाइट से पता चला कि उसमें विबग्योर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्प्रेड होते हैं। चलो हम लोग वहाँ पे तो हो गया था, ठीक है, हमने वो। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, अगर थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने बताया था कि ग्रीन कलर का जो दिखता है वो क्यों दिखाई देता है, लीफ का ग्रीन कलर क्यों होता है। तो पता चला जब व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ से वो लीफ ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है, और जब हम देखते हैं तो हमारे आँख में वही ग्रीन कलर आता है। इसकी वजह से हमको वो वाली लाइट क्या होती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। सर कंक्लूजन ये निकला था कि क्या जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिख रहा है वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है? तो हाँ, सही बात है, वो उस वाले कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। चलो हम ये वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन में मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, 3 ग्राफ है हमारे सामने। 3 ग्राफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले वाले ग्राफ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। कैसे कि ये जो तुमको तीनों ग्राफ दिया हुआ है, इन सब कौन कौन किसका किसका ग्राफ है ये, ठीक है। तुमको नेमिंग पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ का है, तो समझते हैं पहले। लेकिन इस नेमिंग को समझने से पहले ये क्या बनाया हुआ है वो पहले देख लेते हैं। तो तुमको दिख रहा है बच्चा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना, एकदम जनरल सी बात है बच्चा, ये हमने मैथ्स में और हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। ये है 0 पॉइंट जहाँ पे ओरिजिन वाला पॉइंट है। मैंने तुम्हारे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ले लिया है बच्चा, वेवलेंथ। देखो तीनों ग्राफ में यहाँ पे वेवलेंथ है, और वेवलेंथ अगर मैं बात करूँ विजिबल लाइट का, किसका वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ बच्चा मैं, विजिबल लाइट के वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कुछ पार रीजन के बारे में बात किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसको बोलते थे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, नॉट रीजन, इट इज रेडिएशन। सो पार रीजन का रेंज कितना था बच्चा, अगर मैं इसके अप्रोक्सीमेट रेंज की बात करूं तो सो इट विल बी द 400 टू 700 नैनोमीटर। किस में रहेगा, नैनोमीटर में। अगर मैं इसके एक्यूरेट रेंज की बात करूं तो कितना होगा, एक्यूरेट रेंज होगा 390 नैनोमीटर टू 730 नैनोमीटर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अच्छा, पार रीजन यही एक कैसा है बच्चा, विजिबल लाइट। ये होते हैं तुम्हारे विजिबल लाइट। जो व्हाइट लाइट है नॉर्मली हम उसी में देख पाते हैं, बाकी सब लाइट तो हमारे एक्सरेज क्या होती है बच्चा, बॉडी से सीधा क्रॉस हो जाती है, और अंदर क्या क्या है सब चीज़ तुमको दिख जाएगा, ठीक है। सब चीज़ मतलब क्या, बोन्स दिखेंगे, क्योंकि बोन्स को वो लाइट क्रॉस नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है। इसकी वजह से वो ब्लैक जो प्रिंट है उसके ऊपर दिखाई दे जाता है। चलो वो सब बात की बात है, यहाँ पे समझते हैं पार रीजन। सो ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का रेंज हमने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, ये इसमें कौन से कलर्स होते हैं बच्चा, दैट इज वेबग्योर। कौन से कलर्स होते हैं, वेबग्योर। ये चीज़ हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, देखो वही पार रीजन को मैंने इस वाले एक्सेस पे लिखा है। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया, इसका एक्चुअल रेंज कितना है 390, और रियल में खत्म कितना हो रहा है बच्चा 730 पे। लेकिन सर आपने 400 से लिया और 700 पे खत्म कर दिया। देखो 400 लिया क्योंकि इस जगह पे तो 390 था, तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आगे ले लो इससे, और वो 730 यहाँ पे पहुँचेगा तो इससे थोड़ा सा इधर ले लो, तो यहाँ पे 700 पे आ जाएगा।
तो जैसे ये इतना लिया और ऐसे ही करके मैंने ये तीनों लाइन खींच दिया, क्योंकि हम कंपेयर करके देख सके कि कौन से वेवलेंथ पे कितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद अगर सर आपने वेवलेंथ यहाँ लिख दिया तो आप ये भी लिख दो ना, फिर तो हमको कंपेयर करके बताओ कि कैसे हो रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते बच्चा, हम ये वाला भी लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, वेव की ओर, ठीक है। देख लो, यहाँ पे हो गया वेव ग्योर। चलो इतना डिस्टेंस पे हम कर लेते हैं, वेव ग्योर हो गया। ओके, फर्स्ट वाला ग्राफ हम समझते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। बच्चा जो सबसे पहले देखो, तीनों ग्राफ तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ किसका है, तो जो सबसे पहले आ रहा है वो समझ लेना कि तुम्हारा क्लोरोफिल ए है। देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए ना, ए पहले आता है, तो समझ लो कि पहला वाला जो ग्राफ जा रहा है वो क्लोरोफिल ए का है। सर क्लोरोफिल बी का दूसरा वाला ग्राफ है, जो सबसे बड़ा वाला ग्राफ है क्लोरोफिल बी का है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बचा हुआ है वो तुम्हारा हो गया कैरोटीनॉइड। क्या हो गया बच्चा, कैरोटीनॉइड का ग्राफ हो गया। तीन ग्राफ। अच्छा, अब हमारे प्लांट में इतने सारे पिगमेंट है, तो क्या सबका ग्राफ बना के हम उसको कंपेयर करके देखें क्या? उतना टाइम है हमारे पास? इतना पढ़ ले तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं? सो हमारे पास उतना टाइम नहीं हम सबको कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो इतना ही समझ लो तो भी बड़ी बात है। अपने दिमाग में बिठा के रखना बच्चा, तो अपना दिमाग ऑन रखना, ठीक है। तो ये सब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्या होगा यहाँ पे कैरोटीनॉइड। अब समझो, अगर मैं इस जगह पे देखो, सबके वाई एक्सिस पे ये नेमिंग चेंज किया हुआ है। इसके वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है बच्चा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। इस पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस पे क्या लिखा हुआ है, लाइट एब्जॉर्ब। देखते हैं एक एक करके। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, तो ये सब क्लोरोफिल पिगमेंट ही है। कौन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो हमको देखना है। तो पहला वाला ग्राफ अगर समझो तो देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पिक सबसे ऊपर जा रहा है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ी ना, ये सब हो किस में रहा है बच्चा, ये सब हो रहा है लीफ के अंदर। किसके हो रहा है, लीफ के अंदर। और लीफ के अंदर ये सारे पिगमेंट्स हैं यहाँ पे। जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगा ना, तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग क्लोरोफिल अपना एब्जॉर्प्शन करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोफिल ए ये वेवलेंथ पे कर रहा है। देखो सबसे ऊपर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो सर ये 400 से थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है, या 430 हो जाएगा या 440 हो जाएगा। इस पे सबसे ज़्यादा कर रहा है। थोड़ा और आगे आ जाओ क्लोरोफिल बी के लिए। क्लोरोफिल बी में देखोगे तो इस वाले जगह पे सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसे नीचे करोगे तो 500 के थोड़े से करीब में आ जाएगा। फिर कैरोटीनॉइड, सर यहाँ पे डबल ऐसे कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर ऐसे जा रहा है। लेकिन सिर्फ क्लोरोफिल यहीं पे एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है। यहाँ से करने के बाद देखो एकदम सडन नीचे आ गया। फिर ऐसे ऐसे जाते 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 अप्रोक्सीमेट 700 के करीब वापस वो उड़ गया, फिर नीचे आ गया। ऐसे ही ग्रीन वाला भी तुमको दिख रहा है कि ये इसी के करीब फिर से ऊपर आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया। सर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं क्या ओवरलैप? नहीं कर रहे हैं बच्चा, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसके जस्ट यहाँ से आगे से आया है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। तो ओवरलैपिंग एग्जैक्ट नहीं है, बस इतना याद रखना कि इस जगह पे फिर से हो रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछा कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो सर हम एज अ जनरल हम बता सकते हैं कि देखो एक जगह पे पीक ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, दूसरा यहाँ पे पीक ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, इस जगह पे नहीं जा रहा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता रहेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं कि इन सब में, तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि देखो सबसे ऊपर कहाँ जा रहा है बच्चा, ब्लू वाले पे सबसे ऊपर जा रहा है, और दूसरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रेड वाले पे सबसे ऊपर जा रहा है। तो सर टी डब्ल्यू एंगलमैन वही तो बोले थे कि सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, ब्लू पे और रेड पे। मतलब इन्होंने ग्राफ के थ्रू प्रूफ कर दिया बच्चा। और उन्होंने बताया था कि मिनिमम एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन तुम्हारा हो रहा है ग्रीन वाले पे। सर ग्रीन वाला ऑलमोस्ट ना के बराबर एब्जॉर्ब होता है। तो सर ग्रीन जैसे देखो, ग्रीन वाली लाइट जैसे आ गई, वो सारे पिक जितने भी थे सब नीचे डाउन हो गए। चलो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। सर आपने एब्जॉर्प्शन कर्व तो बता दिया, अब आप मुझे बताओ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा। क्योंकि सर दो चीजें हैं ना, एब्जॉर्प्शन और उसका रेट यानी उसकी स्पीड, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है बच्चा। हम किसी को टाइम के, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं ना, तो वो चीज़ हो जाता है रेट। देखो सर एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा के रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होगा बच्चा, फॉर्मूला ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सर क्या समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होने वाला है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम, उसके रिस्पेक्ट में
अगर इसके थ्रू हम देखेंगे तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे सबसे कम हो गया एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फिर ज़्यादा हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं ये किसका ग्राफ है बच्चा, ये ग्राफ है तुम्हारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। किसका ग्राफ है वो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। हमने दो ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ग्राफ हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सर अभी दो ग्राफ आपने बना दिया ना, इतना सारा गुजरू मुजरू हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा ग्राफ बना के दो जिसमें हम दोनों कंपेयर कर सके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी। मैंने बोला ये भी, ये बात तुमने कर दी ना। देखो ये देखो ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का। किसका ग्राफ है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का, जो तुमको ये वाला दिख रहा है। और इसी के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे तुमको दिखा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो एब्जॉर्प्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पे इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा। एब्जॉर्प्शन कम हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया। एब्जॉर्प्शन फिर ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से ज़्यादा हो गया। अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि सर आपने ये जो फॉर्मूला बताया था वो एकदम अच्छे से प्रूव हो रहा है। और उसको किसने प्रूव करके दिखाया था बच्चा, TW एंगलमैन ने दिखाया था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ये लेक्चर में तुमको जितना इसकी डिस्कवरी है, ऑलमोस्ट जितना हो सकता है, जहाँ तक पूछा जा सकता है नीट में, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम स्टेट बोर्ड के लिए भी है, स्टेट बोर्ड में से भी एक्सपेरिमेंट तो वही करेंगे ना बच्चा। तो जहाँ तक पूछा जा सकता है आज हम उसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं फिर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये समझना है, देखो जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या था बच्चा, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे वाले साइंटिस्ट को समझने में हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को लिखो, क्या था वो एक्सपेरिमेंट, 6CO2 प्लस 12H2O। अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा के रखोगे, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या था, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या था, क्लोरोफिल ए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ए, गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। O2 कहाँ चले जाएगा, O2 चले जाएगा बच्चा एटमॉस्फेयर में। कहाँ चले जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ओके, ये हमारे लिए पूरा रिएक्शन था। किसका रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का। अब ये रिएक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठ गए थे और जिसकी वजह से अलग अलग साइंटिस्ट को आना पड़ा था। सर क्वेश्चन क्या उठे थे वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे पैर पकड़ के खींच लिया जाएगा, है ना, ऐसे बहुत होता है बच्चा। तो ये भी जब रिएक्शन दे दिया गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट आके बोलते हैं कि ये रिएक्शन ठीक है, रिएक्शन दे तो दिए हो, बट मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर वो क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो हम क्या हो जाएंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे और मैं मान लूँगा कि ये रिएक्शन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है ना, एग्ज़ाम लेने के लिए आ जाते हैं बच्चा। तो चलो पूछ लो, तुम भी क्वेश्चन पूछ लो कि क्या ही तुमसे पूछना है और ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये रिएक्शन सही है कि नहीं। तो बोलते हैं ठीक है, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। आंसर क्या क्वेश्चन है बच्चा, ये देखो, जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, इस पूरे रिएक्शन से जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन इन दोनों में से किसका है, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड का है या किसका है, वाटर का है। क्योंकि हमको पता है कि जब हम रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट का रिएक्शन कराते हैं तो जाके हमको प्रोडक्ट मिलता है, तो जाके हमको प्रोडक्ट मिलता है। और हमको क्या मिलता है बच्चा, बाई प्रोडक्ट। तो ये जो बाई प्रोडक्ट आया है, ये ऑक्सीजन जो है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो तुम मुझे बताओ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया कि वाटर से आया। क्वेश्चन तो सर बहुत अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो ही आगे के साइंटिस्ट के बारे में तुमको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन अपने दिमाग से निकलने मत देना बच्चा, उसी क्वेश्चन को बार बार घुमाते रहो, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट आएंगे उसी क्वेश्चन का आंसर देने वाले वो लोग, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि ये वाला ऑक्सीजन, सर देखो इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, तो वो वाला ऑक्सीजन इन दोनों में से किसका है। तो सर अभी कुछ साइंटिस्ट आए और उसमें से एक साइंटिस्ट आए, बोलते हैं ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं बताऊंगा कि वो साइंटिस्ट कौन है, ठीक है, एकदम दावे के साथ। बोलते ठीक है एक्सप्लेन कर दो। देखो पहले साइंटिस्ट कौन है बच्चा, पहले साइंटिस्ट का नाम है सी वैन नील। कौन साइंटिस्ट है बच्चा, सी वैन नील। ये आए कब, ये आ गए थे 1897 में और गए कब, गए थे बच्चा 1985 में, 1985 में। ये इतने टाइम तक चले थे और ये चले गए और इतना ज़रा हमको दे के चले गए
कि पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बहुत माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया था बच्चा इसके डिस्कवरी में और वो क्वेश्चन के आंसर देने में। क्या किए थे, बहुत माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिए थे, बहुत माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिए थे। सर इन्होंने किया क्या था, इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर कुछ काम कर लिए थे बच्चा। देखो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ रहे, है ना। प्लांट बेचारे बोलते थे हम तो आराम से कर रहे थे भाई प्रोसेस, हम तो आराम से ऑक्सीजन निकाल रहे थे, कहाँ छेड़ने के लिए आगे, है ना, इसने डिस्टर्ब कर रहे हो। इन्होंने बैक्टीरिया यूज करके उसका पता लगा लिया बच्चा। देखो क्या यूज किया इन्होंने, ही यूज पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज कर लिया। सर अब तुमको नाम से समझ में आ रहा है कि ये सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा रिएक्शन तुम्हारे सामने यहाँ पे है, रिएक्शन तुम्हारे सामने है। इनको ना थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में पता था, थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में पता था। उनको क्या पता था कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो देखो कार्बन, ठीक है, क्या क्या होगा बच्चा यहाँ पे, चलो ये बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब आते हैं ना बच्चा, ये पूरा पीरियोडिक टेबल की इस साइड में। ओके सो अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली में देखूं तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये सब लोग आ जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो अब इसमें कौन होता है, ये तुमको दिख रहा है कौन, सल्फर दिख रहा है। अब सर पीरियोडिक टेबल से हमको इतनी प्रॉपर्टी पता है कि जो पीरियोडिक टेबल का पहला मेंबर, ये सब इसके पहले मेंबर ही है बच्चा, इसके नीचे आने वाली इसकी पूरी फैमिली है, इसके नीचे आने वाले पूरे फैमिली के मेंबर है। इसकी वजह से इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। ये तो सर इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये बोलता है बबुआ हम ना ही किसी से पार्टिसिपेट करेंगे, ना रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, हमसे कोई भी आके रिएक्शन करना मत, ठीक है। तो उनका तो छोटे, हमको लेना देना किस चीज से है बच्चा, ऑक्सीजन से। उन्होंने बोला कि फैमिली का पहला मेंबर जैसा बिहेव करता है वैसा ही फैमिली का दूसरा मेंबर भी होगा, तो क्यों ना हम इसमें कुछ जुगाड़ करें और क्वेश्चन जो ये क्रिएट हुआ था कि ये किसका है उसका आंसर फाइंड आउट करें। तो चलो देखते हैं। तो तुमको ये चीज से इतना क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन की फैमिली में ही कौन आने वाला है बच्चा, ऑक्सीजन की फैमिली में ही सल्फर आता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब ये रिएक्शन को हम वापस से लिख लेते हैं। रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या क्या किया उन्होंने, इन्होंने यूज किया था इंस्टेड ऑफ ही यूज H2S, he used H2S instead of H2O। ऑक्सीजन के जगह पे उसने क्या यूज कर लिया बच्चा, सल्फर यूज किया। सोचो क्या दिमाग लगा रहे हो लोग। तो क्या किए, 6CO2 सेम वही है प्लस 12H2। अब तो तुमको पता है कि यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे, वो क्या चेंज कर दिया बच्चा, ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर ले लिए, ठीक है। आगे का रिएक्शन क्या है, एकदम एज इट इज है, रिएक्शन पूरा सेम है। और क्या मिल गया उनको, C6H12O6 प्लस क्या मिल गया, प्लस मिल गया यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस क्या मिला, प्लस मिला यहाँ पे, जो यहाँ से चेंज किए रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उनको मिल गया था बच्चा 12 मॉलिक्यूल ऑफ S, 12 मॉलिक्यूल ऑफ S। सर आप यहाँ पे 6O2 लिखे हो तो क्या मैं इसको 6 मॉलिक्यूल ऑफ S2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है। तो ये समझो कि ये नेचुरली डायटोमिक होता है बच्चा, नेचुरली डायटोमिक होता है, मतलब O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो लोग साथ में रहते हैं। ये नेचुरली हमको डायटोमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है, नॉट नेचुरली डायटोमिक, ये डायटोमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, इसलिए हम इस चीज को नहीं लिखेंगे। हम किसको लिखेंगे बच्चा, 12 मॉलिक्यूल ऑफ S लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। बट तो अगर तुमको इसके साथ कंपेयर करके याद रखना है तो एज यू विश। चलो देखते हैं यहाँ पे। सर उन्होंने क्या देखा कि लास्ट में क्या निकला, यहाँ पे सल्फर निकला, और सल्फर को चेंज कहाँ किए थे बच्चा, ये वाटर की जगह पे चेंज कर दिए थे। उनको शक था कि शायद ना ये वाटर से हो सकता है, लेकिन पहले इनके पहले आने वाले साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे थे कि शायद ना कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ हो सकता है। बट ये साइंटिस्ट पहले ऐसे आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वाटर का कुछ लेना देना है,
तो उन्होंने इसमें चेंज करके देखा और उन्होंने सही भी किया था बच्चा। लास्ट में यहाँ पे सल्फर निकला, यहाँ पे चेंज किए और उसी के हिसाब से कंपेयर करके बता दिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो किसका वाला होगा, वो वाटर वाला होगा। ठीक है, अगर वो सल्फर यहाँ लिए होते और यहाँ अगर सल्फर निकलता तो बोलते कार्बन डाइऑक्साइड का है, बट ये सल्फर यहाँ पे निकल रहा है ऑक्सीजन के जगह पे और यहाँ पे उसने चेंज किया था तो उसने क्लियरली बता दिया कि ये वाला ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, ये वाटर से निकल रहा है, ना कि किससे निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इनका कंक्लूजन क्या हो सकता है बच्चा, इनका कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन ये हो सकता है कि ऑक्सीजन comes from water, not from कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनका कंक्लूजन था बच्चा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बच्चा, वाटर से आएगा, ना कि किसके साथ आएगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये पहले साइंटिस्ट थे बच्चा। पहले साइंटिस्ट के बाद अब इसके बाद आएंगे बच्चा सेकंड साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि पहले साइंटिस्ट जब इसने बताया कि सर किससे आया, ऑक्सीजन से आया, तो दूसरे साइंटिस्ट आके बोल रहे, बोलते तुम गलत हो सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा, तुम गलत हो सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा और मैं प्रूफ करूंगा कि क्या हो रहा है। अगर तुम सही हो तो मैं तुमको चेक करूंगा कि तुम सही हो कि नहीं हो। तो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सी वेन नील हो गया बच्चा। सी वेन नील के बाद अब इसके सेकेंड साइंटिस्ट आए, सेकेंड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हिल। क्या नाम है बच्चा इनका, रॉबर्ट हिल, ठीक है, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने क्या किया था बच्चा, देखो इन्होंने डिटेल स्टडी ऑफ लाइट किया था। लाइट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी खासी स्टडी किया था। इन्होंने डिटेल स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में डिटेल स्टडी कर लिया था। इन्होंने क्या दे दिया था, गिव द जेड स्कीम रिएक्शन। आगे चल के इसी चैप्टर में तुम पढ़ोगे लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक को हम जेड स्कीम रिएक्शन भी बोलते हैं। इन्होंने जेड स्कीम रिएक्शन दिया था। क्या दिया था, गिव जेड स्कीम प्रोसेस। इन्होंने जेड स्कीम प्रोसेस के बारे में बताया था। यहां तक क्लियर हो गया। अब रॉबर्ट हिल क्या कर रहे थे बच्चा, रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने आइसोलेशन कर लिया था बच्चा क्लोरोप्लास्ट का। इन्होंने आइसोलेट, आइसोलेट करना मतलब निकालना, आइसोलेट द क्लोरोप्लास्ट, आइसोलेट द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम स्पिनच लीफ। स्पिनच मतलब क्या होता है बच्चा, पालक, ठीक है। पालक की लीफ से क्या किए थे उन्होंने, क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया था। तो चलो हम एक लीफ बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो ये हो गया लीफ। अब पालक का लीफ ऐसे होता है कि नहीं वो तुम अच्छे से जानते हो, बस समझ लो। ये लीफ हो गया और इस लीफ के अंदर होते हैं बच्चा मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल बड़े बड़े, और मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अभी मुझे मेसोफिल सेल्स के बारे में नहीं समझना है, मुझे समझना है क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे एज्यूम कर लो कि इसके अंदर क्या चीज़ है बच्चा, इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, और हम इस क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालते हैं, ये देखो कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट उन्होंने ऐसा हो गया। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ये हो गया आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या क्या मगजमारी कर रहे हैं बच्चा, देखो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर से निकाल, क्या ज़रूरत था, फिर भी हमको पढ़ाना था इन लोगों को, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ से आइसोलेट कर लिया। अब उन्होंने क्या किया बच्चा, अब उन्होंने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया। देखो बहुत सारा इसने जमेला किया था, ठीक है। एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके रहोगे तो तुमको इसका आंसर पता चले। इन्होंने दावत से बोला था ना कि तुम चलो तुम फेल हो सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा और मैं तुमको चेक करूंगा, किसको, सी वेन नील को चेक करूंगा कि तुम सही हो कि नहीं। तो इन्होंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर ले लिया। ये देखो कंटेनर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये कंटेनर यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज करो ये कंटेनर हो गया। अब उन्होंने कंटेनर के अंदर क्या कर दिया बच्चा, पानी भर दिया। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे पानी फिल कर दो, ठीक है, पानी फिल कर दो। और उसी के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट जो निकाले थे उस क्लोरोप्लास्ट को इसके अंदर डाल दो। तो यहाँ इसके नीचे क्या दिखेगा तुमको, ये इसके नीचे दिखेगा क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ गया, राइट है। क्लोरोप्लास्ट इसके नीचे आ गया। सर ये इसके अंदर है क्या चीज़, ये तो सिर्फ खाली तुमने क्या रखा है, पानी रखा है ना। अब मुझे पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स
समुद्र के नीचे या पानी के अंदर एनिमल्स हैं बहुत सारी, इतनी फिशेस हैं सर, वो जिंदा क्यों है? क्योंकि वो गैसेस हैं वहाँ पे, तो गैसेस लेके जिंदा होते हैं। हम लोग भी मर जाएंगे बच्चा अगर गैस नहीं मिला तो, ठीक है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो उनको भी चाहिए होता है, वो भी एनिमल है ना, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि गैसेस है ना इसके अंदर, तो इस वाले वाटर में से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैंने बोला गैसेस डिसॉल्व होते हैं वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर ले लिया बच्चा। मतलब इस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ऐसा उसने वाटर लिया। और सिर्फ यहाँ पे वाटर का सोर्स उसने ले लिया, मतलब ये इसके अंदर सिर्फ वाटर है, सिर्फ पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने इस वाले चीज का झंझट ही खत्म कर दिया। अब बोलते मैं चेक करके देखूंगा, तुमने यही बताया था ना ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? वाटर से। मैं चेक करूंगा कि होता है कि नहीं। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड हटा ही दिया, बोलते हैं अब देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है, अब पकड़ा जाएगा। चलो, और क्या किया? ये काम ना वो लैब में कर रहे थे बच्चा, लैब में कर रहे थे। तो लैब में ना उनको एक सॉल्ट दिखा, और सॉल्ट कौन सा था बच्चा? जिसके अंदर Fe3+ होता है। Fe3+ यानी जिसको हम बोलते हैं फेरिसियानाइड, फेरिसियानाइड इसको बोलते हैं, फेरिसियानाइड। और अगर तुमको बोलना है तो इसको हम फेरिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, इसको बोल दो फेरिक सॉल्ट। उनको लैब में दिखाई दिया था, उनको लैब में क्या दिखाई दिया था बच्चा? फेरिक सॉल्ट। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी उनको थोड़ी सी पता थी, इसकी वजह से तो उसने यूज किया, नहीं तो क्यों ही यूज करते बच्चा? प्रॉपर्टी क्या पता थी? कि जब ये होता क्या है? ये होता है फ्री हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्या होता है बच्चा? फ्री हाइड्रोजन एक्सेप्टर। मतलब जहां कहीं पे भी हाइड्रोजन दिखेगा तुरंत पकड़ लेगा, बोलता अब जाने नहीं देगा, है ना, हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, बोलता है अब जाने नहीं दूंगा। फ्री हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कहीं पे भी घूमता हुआ हाइड्रोजन दिखा तो तुरंत कौन पकड़ लेता है? फेरिसियानाइड। और अपने आप को कन्वर्ट किस में कर देता है बच्चा? अपने आप को कन्वर्ट कर देगा Fe2+ में। किस में कन्वर्ट कर देगा? Fe2+, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरोसियानाइड। फेरिसियानाइड को कन्वर्ट कर देगा फेरोसियानाइड। किसको पकड़ के? वाटर को, सॉरी, इसको हाइड्रोजन को पकड़ के। तो अभी के लिए अपने दिमाग में बिठा के रखो कि उसके पास कौन सा सॉल्ट था बच्चा? ये सॉल्ट था। ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, उसको ये प्रॉपर्टी पता थी, इसकी वजह से मैंने तुमको बता दिया, इसी प्रॉपर्टी का वो यूज करेगा। अब ये जो फेरिक सॉल्ट था, वो फेरिक सॉल्ट को भी उसने कहाँ ला के डाल दिया बच्चा? ये फेरिक सॉल्ट को भी उसने यहाँ पे वाटर के अंदर ले आके डाल दिया। तो इसके अंदर ये सॉल्ट भी है। अब ये पूरे कंटेनर को पकड़ लिया। सर कंटेनर में क्या क्या है? पहला कंटेनर हो गया, वाटर ले लिया, वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, उसके अंदर स्पिनेच का क्लोरोप्लास्ट डाल दिया, उसके बाद उसने फेरिक सॉल्ट डाल दिया। अभी तक फेरिक सॉल्ट डाला है। अब ये कंटेनर को पूरा उठाया, और कंटेनर को उठा के फिर कहाँ लेके चले गए बच्चा? सनलाइट में। अब सनलाइट इसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलो हम लोग सनलाइट इसको दे देते हैं। ये देखो, ये है इसका सनलाइट, ये सनलाइट पूरे एरिया पे पड़ेगा। और तुमको पता है कि ये तो सर क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भी वाटर होता है, और सर बाहर के साइड में भी तो पूरा वाटर ही है। तो इतना सारा अगर वाटर है तो मैं इसमें से कुछ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कंसिडर कर लेता हूं। बहुत सारा वाटर है, तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए बच्चा, और इस वाटर का हम करा देंगे ब्रेकअप। क्या कराएंगे? ब्रेकअप, तोड़ देंगे पानी को। पानी को तोड़ के कैसे करोगे बच्चा? ये देखो, अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। ये 2H2O है, तो अगर मैं इसका ब्रेकअप करा दिया तो हाइड्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन के साथ कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, अब हमको क्या होना है? सेपरेट होना है। अब सेपरेट कैसे हो जाएंगे? बोलते हैं हाइड्रोजन बोलता है अब मुझे जाने दो, मैं ये दोनों हाइड्रोजन लेके चले जाऊंगा, और तुम अपना ऑक्सीजन क्या कर लो, तुम साइड में हो जाओ, मेरे से अब मत मिलना, ठीक है। कौन बोल रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेकअप हो गया बच्चा। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन में ब्रेकअप हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो बच्चा हाइड्रोजन में ब्रेकअप होते साथ ही तो कौन देख रहा था उसको? फेरिसियानाइड। बोलता है अब तो तुम पकड़े में आए हो हमारे चंगुल में, अब हम तुमको लेके चले जाएंगे। तो जैसे ये टूट गया, चलो ये चीज को मैं यहीं पे तोड़ के दिखाता हूँ, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जैसे अलग हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया। इस हाइड्रोजन को फट से कौन पकड़ लिया? क्योंकि बोलता है जब तक पकड़ेगा नहीं, जब तक मारेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। कौन बोल रहा है? ये फेरिसियानाइड। वो तुरंत आके इसको फट से पकड़ लिया और उसको लेके चले गया, और अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? फेरस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब तो सर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, अब सिर्फ खाली कौन बचा? ऑक्सीजन। थोड़े टाइम बाद क्या दिखाई दिया कि इस जगह से कुछ बबल्स निकलते हुए इसको दिखाई दिए। क्या निकलते हुए दिखाई दिए बच्चा? बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए। ये देखो,
यहाँ से ऐसे 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 कुछ ना बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए। अगर किसी का मुंडी पानी में डाल दो ऐसे पकड़ के सीधा, तो सांस तो लेगा ना, और जब सांस लेगा तो गैसेस जब उसके अंदर जाएंगे तो वो बुलबुले बाहर चले आते हैं, है ना। अगर अंदर कोई जैसे पाइप है, टंकी का पाइप है, और उसके ड्रम में डाल दो तो फिर नीचे जब पानी आएगा तो ऊपर बुलबुले आते हैं। वैसे ही जब गैसेस यहाँ पे जनरेट हुआ तो उसके बुलबुले यानी बबल्स ऑफ क्या हुआ बच्चा, ये बबल्स निकलना चालू हुए। यहाँ से क्या निकलना चालू हुए, बबल्स निकलना चालू हुए। तो पूछा गया कि देखा गया ये बबल्स किस चीज़ के हैं। सर यहाँ से तो हाइड्रोजन तो नहीं है, अब ये बबल्स किस चीज़ के हैं, तो पता चला ये बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है। किस चीज़ के बबल्स हैं, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है ना। तो प्लांट बोलता है इतना झंझट क्यों कर रहे हो, हमसे पूछ लेते, हम खुद ही बता देते तुमको। इतना सारा निकाल के, इसका क्लोरोप्लास्ट निकाल के इसमें डाल के फिर ये वो फलाना दिमाग कर रहे हो। बोलते थोड़ा हमसे पूछ लो यार, काहे के लिए अकेले काम कर रहे हो। तो ये क्या दिखाई दिया हमको, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन दिखाई दे दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया नहीं था, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। तो सर इसमें बचा हुआ था, ये टूटने के बाद ही तो ऑक्सीजन बचा था, और यही ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ रहा है। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है ही नहीं, सिर्फ उसमें वाटर ही था। तो पता चल गया कि अगर ये बबल्स ऑक्सीजन के निकल रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं, ना कि कहाँ से आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। सर ये तो बहुत चौड़े में आए थे, बोलते मैं करके दिखाऊंगा तुम गलत हो सकते हो। सर ये भी तो वही बता रहे हैं जिसको कौन बताया था, सी वेन नील। इनका कंक्लूजन भी क्या है, इनका कंक्लूजन भी अगर हम लिखें, इतना लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताते वही है बच्चा, है ना, सिर्फ टाइम पास कराते हैं। क्या बताए इन्होंने, बताए कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कहां से, वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, दोनों का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन सेम है। सर अभी तीसरे साइंटिस्ट आए है ना, मैंने बोला था ये इस वाले वीडियो में तुम्हारे सारे साइंटिस्ट के बारे में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 साइंटिस्ट हो गए, अब तीसरे साइंटिस्ट आए, बोलते तुम दोनों गलत हो सकते हो, तुम दोनों गलत हो सकते हो। मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट और मैं बताऊंगा कि ये क्या है, और उसमें से जो गैस निकलती है वो किस चीज़ की है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का। तो बोलते चलो ठीक है तुम भी करके देख लो। तो बोलते ठीक है मैं तो करूंगा ही, है ना। चलो इसको रफ, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो ये 2 साइंटिस्ट हो गए, रॉबर्ट हिल हो गए। रॉबर्ट हिल के बाद ये तीसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोले कि मैं अगर कर दिया ना एक्सपेरिमेंट तो फिर किसी के अंदर दम नहीं कि वो इसको चेंज कर पाए, क्योंकि मैं फाइनल ही कर दूंगा सीधा। तो बोलते इतना पावरफुल है। चलो देख लेते हैं क्या ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरे वाले आ रहे हैं, उनका नाम था रूबेन एंड कैमन। क्या नाम था, रूबेन एंड कैमन। ये दोनों भाई भाई थे क्या, हाँ नहीं भाई भाई नहीं थे बच्चा, इन्होंने साथ में काम कर रहे थे। ठीक है, वर्क टुगेदर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये साथ में काम करते थे बच्चा। ठीक है, कौन थे, रूबेन एंड कैमन। ये दोनों अलग अलग भाई भाई नहीं थे, हाँ बस काम उनका साथ में था। तो काम साथ में था तो नाम भी मैच करने लगा, सोचो। तो रूबेन एंड कैमन ने क्या बोला कि मैं ही इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, तुम लोग की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने किया क्या बच्चा, इन्होंने यूज किया ऑक्सीजन। बोलते सारा झंझट किस चीज का है, ऑक्सीजन का है ना। इनको केमिस्ट्री का थोड़ा और नॉलेज था, तो क्या किए, बोलते ठीक है ऑक्सीजन कितना है बच्चा, ऑक्सीजन का अगर मैं नॉर्मली देखूं तो नॉर्मल ऑक्सीजन कितना होता है 16। उन्होंने बोला कि मैं नॉर्मल ऑक्सीजन यूज ही नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा इसका हैवी आइसोटोप यूज कर लेता हूं, मैं O18 को यूज कर लेता हूं। किसको यूज कर लेता हूं, O18 को यूज कर लेता हूं। तो ये तुम्हारा नॉर्मल ऑक्सीजन है बच्चा, ये एक नॉर्मल केस है, एक नॉर्मल ऑक्सीजन है, और ये है इसका हैवी आइसोटोप, हैवी आइसोटोप है। ठीक है, हैवी आइसोटोप है। अच्छा तुम मुझे बताओ, केमिस्ट्री का तुमको नॉलेज है थोड़ा सा, है ना, तो तुम मुझे बताओ ये जो मैंने 16 लिखा है इसका एटॉमिक मास है कि मॉलिक्यूलर वेट है उसका, बताओ बताओ। इसका एटॉमिक मास है 16 की मॉलिक्यूलर वेट है। थोड़ा वीडियो पॉज करके उसके बाद तुम देख सकते हो या सोच सकते हो क्या चीज़ है वो।
बता दूं? हाँ, तो उसका क्या है, वो क्या है बताओ? इसका है एटॉमिक मास। क्या है इसका? एटॉमिक मास है वो बच्चा 16। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 18। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको हैवी आइसोटोप बोलते हैं बच्चा। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूँ ना, ये देखो, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल दूँ तो मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मली इसका कितना होता है? इसका होता है 16, ऑक्सीजन का 16। और ऑक्सीजन कितने में होते हैं बच्चा? O2 के फॉर्म में होते हैं। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये 32 ग्राम पर मोल आता है। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक मास दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्या है बच्चा? इसका एटॉमिक मास है O16 और इसका कितना है? O18 हो गया। तो उसने हैवी आइसोटोप लिया था। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत ऐसे भी मैंने देखा है कि जो उसको रेडियो एक्टिव बना के पढ़ा देते हैं। वो बोलते हैं कि क्या ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। याद रखना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो ये नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है, नॉट रेडियो एक्टिव, बल्कि ये एक स्टेबल एलिमेंट है बच्चा। एक स्टेबल एलिमेंट है, बस खाली थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, अब किए क्या, ये चीज हो गया। उन्होंने किए बोला कि मैं ऑक्सीजन 16 की जगह पे, नॉर्मली जो ऑक्सीजन 16 होता है, नॉर्मल केसेस में ऑक्सीजन 16 होता है, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, मैं ऑक्सीजन 18 यूज करूंगा और तब मैं तुमको बताऊंगा कि क्या चीज होता है इन दोनों में। तो बोलते ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक प्लांट ले लिया बच्चा, और इसने किस में एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट। किसमें किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन किसके ऊपर बच्चा? एक्वेटिक प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट में तुम क्या ले लो? तुम ले लो हाइड्रिला। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रिला। एक्वेटिक प्लांट के ऊपर उन्होंने वर्क किया दिया था। अब इन्होंने 2 प्लांट कंसिडर कर लिया, दोनों पानी में रहने वाले प्लांट है। चलो ये बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ओके, सो ये एक प्लांट यहाँ पे ऐसे हो गया सपोज, ठीक है, एक प्लांट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, दूसरा भी प्लांट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ये दोनों प्लांट कहाँ पे हैं बच्चा? दोनों प्लांट वाटर के अंदर है। चलो, इन दोनों के पास क्या है? लीफ है। बिना लीफ के क्या ही प्लांट है ना? प्लांट का नाम खराब कर देंगे लोग। तो इसके ऊपर क्या चीज़ है? इसके ऊपर ये लीफ है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी नाम नहीं खराब करेगा, बोलता है मैं भी प्लांट हूँ, मुझे भी वैसे ही बनाओ जैसे हमारे भाई को बनाए हो। ओके, ये सारे लीफ आ गए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, अब इन दोनों में क्या हुआ? दोनों में उन्होंने, अच्छा ये सब कहाँ कहाँ पे है बच्चा? ये सब पूरे वाटर के अंदर है। ये सब पूरा एक्वेटिक प्लांट है। सपोज करो ये पूरा वाटर सोर्स है, ठीक है, ये पूरा पानी के अंदर है। अब मैं पानी इतना नहीं करूँगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये भी है और ये भी कहाँ है बच्चा? पूरा एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर है। ठीक है, ये पूरा पानी के अंदर है और ये है इसका बैरियर, मतलब जो दो को अलग अलग करेगा। अब देखो, इन्होंने दोनों सोर्स दे दिया। दोनों सोर्स दिया मतलब इन्होंने इसको कार्बन, क्योंकि एटमॉस्फेयर ये यहाँ पे ना वाटर के अंदर, तो सर दोनों टाइप की गैसेस अवेलेबल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है उस जगह पे, वाटर भी अवेलेबल है, दोनों गैसेस हैं और दोनों के पास ऑक्सीजन है। सर क्वेश्चन यही तो था कि वो किसका वाला ऑक्सीजन है वहां से जो जा रहा है, तो दोनों के पास ही है। तो अब क्या किए, पहले वाले, सपोज करो ये ए है बच्चा, ये ए है और ये बी है, दोनों में सारा अभी तक का पूरा सेटअप सेम है। यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी एकदम सेम है। यहाँ पे भी दोनों गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्या है? ऑक्सीजन भी है। दोनों गैसेस यहाँ पे दिए गए। ठीक है, दोनों गैसेस देने के बाद पहले वाले कंडीशन में क्या कर दिया? ऑक्सीजन को नॉर्मल रखा बच्चा, ऑक्सीजन को नॉर्मल रखा, ऑक्सीजन 16 रख दिया। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या किया? अच्छा चलो, जो थोड़ा हैवी आइसोटोप है उसको मैं अलग से दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन को नॉर्मल रखा, यानी ऑक्सीजन को 16 रख दिया सेम कलर से। ये इसको आइसोटोप बना दिया, इसको, इसका वाला ऑक्सीजन था उसको 18 कर दिया। और दूसरे वाले केस में क्या किया? इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे H2O है ना, यहाँ पे H2O है। अब इसके वाले ऑक्सीजन को क्या बना दिया बच्चा? उसने 16 बना दिया। और ये वाला, सॉरी क्या है यार, इसको 18 कर दिया उन्होंने, इसको 18 कर दिया और इसको वाले को क्या कर दिया? इसको वाले को 16 रख दिया, है ना, दोनों का एक दूसरे का अल्टरनेटिव। अब दोनों ही किस में अलाउ कर दिए बच्चा? दोनों ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो सर इन दोनों का यूज करेंगे ये लोग, और पानी तो है ही, बाकी सारी चीजें यहाँ पे एकदम अच्छे से हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो सर एक्वेटिक प्लांट है, तो यहाँ पे मैंने बोला बुलबुले बाहर निकलेंगे गैस के,
और हमको वही तो चेक करना है कि वो गैस किसके हैं, सर इस चीज़ के हैं या इस चीज़ के हैं। तो जब इसमें से निकलना चालू हुए, देखो अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ से करके दिखाऊँ, ये अपर साइड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे बबल्स बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से ऐसे बबल्स बाहर निकल रहे हैं। तो पता किया गया कि ये किस चीज़ के बबल्स हैं, तो पता चला कि सर ये बबल्स ऑफ क्या है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है। बबल्स ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां से भी क्या निकलना चालू है, यहां से भी बबल्स निकलना चालू हुए, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट हुए और पता किया गया कि ये बबल्स किस चीज़ के हैं, तो ये भी पता चला क्या चीज़ है बच्चा, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है। सब चीज़ तो सेम है, लेकिन सर ये जो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है उसमें कितना है, वो है तुम्हारा कितने वाला, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन ये है 16 वाला, और यहां जो निकल रहा है ये बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो कितने वाला है बच्चा, 18 वाला है, ये 18 वाला। और यहां से क्या निकल रहा है, 16 वाला। और मैं तुमको क्या बताया था, 16 वाला क्या होते हैं बच्चा, नॉर्मल होते हैं, और 18 वाला थोड़े हैवी आइसोटोप होते हैं। तो सर नॉर्मल वाला तुमको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, नॉर्मल वाला डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। सर क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो वाला कैसे डिटेक्ट हो जाएगा, बोलो बोलो, ये डिटेक्ट नहीं हो पाया तो वो हैवी आइसोटोप कैसे डिटेक्ट करोगे। सर क्या टेक्निक होता है डिटेक्ट करने का, वो थोड़ा बताओ। तो यहां पे जो उन्होंने टेक्निक यूज किया था, उनने यूज किया था दैट इज आइसोटोपिक, ठीक है, ट्रेसर टेक्निक यूज किया था। क्या किया था, आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक, आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। और एक्चुअली ये होता किससे है बच्चा, ये होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। ये होता है एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, जो तुमको एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाएगा, या तुम आगे चल के जब थोड़ा पीएचडी वीएचडी करोगे तो उस जगह पे तुमको पढ़ाया जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बट उतना डिटेल में अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ही नहीं जाना है, बस समझ लेना है कि अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला है वो, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है जो हैवी आइसोटोप को डिटेक्ट कर लेगा फटाक से, और पता चला कि ये हैवी आइसोटोप किसका वाला था, जब हमने यहाँ पे 18 किया था तब वो निकल रहा था। तो यानी ये भी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को किसको दिया गया था, इसको दिया गया था, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ऑक्सीजन आया कहाँ से आया, वाटर से आया। तो इनका भी कंक्लूजन क्या हो सकता है बच्चा, इनका भी कंक्लूजन वही होगा, इनका भी कंक्लूजन वही होगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या होगा, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने देखो तुमको 3 एक्सपेरिमेंट करा दिए बच्चा, और तीनों का रिजल्ट वही था। सोचो एक चीज की डिस्कवरी के लिए कितना सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है कि नहीं। तो पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था, पहला एक्सपेरिमेंट था सीवेन नील। दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था, दूसरा एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा रॉबर्ट हिल, है ना, जिसमें कंटेनर में स्पिनिच लीफ का क्लोरोप्लास्ट लिए थे। और तीसरा एक्सपेरिमेंट कौन हुआ बच्चा, रूबन एंड कामन, ठीक है। 3 साइंटिस्ट आगे, सर एक और साइंटिस्ट, ये लास्ट है, इसके बाद में एक साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने लास्ट वाले जो 4th साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर अर्नन, उन्होंने बताया कि चलो ये चैप्टर में ना इतने सारे तो सब आ रहे, मेरा भी नाम आना चाहिए, मुझे भी कुछ तो बता दो। क्या ब्रिलियंट लोग है बच्चा, बोलता मुझे कुछ तो बता दो, मैं करके दिखा दूँ और मैं डिस्कवर कर दूंगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। रूबन एंड कामन बोलते हैं ये चैप्टर में मेरा भी नाम मेंशन कर दो, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट खोज कर दूंगा। तो उन्होंने फिर साइंटिस्ट से बोले कि कुछ तो काम बताओ हमको, क्या ही करें, ठीक है। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसे वो लोग नहीं बोले थे, बस खाली मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चा। तो बोलते मुझे कुछ तो काम बता दो कि मैं क्या ही करके बताऊँ। तो फिर सोचे सारे साइंटिस्ट जितने थे, सब लोग सोचे कि इतना सारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो उसमें से क्या ऐसा काम बचा कि जो ये डिस्कवर कर पाए। डॉक्टर अर्नन जो 4थे साइंटिस्ट आने वाले, अब तुम मुझे सोच के बताओ और कमेंट में बता सकते हो कि वो अभी कौन सा ऐसा काम बचा हुआ है जो वो करके बताएंगे, ठीक है। वो तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट वीडियो को पॉज करके तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलो तब तक मैं यहाँ पे करता हूँ, तब तक तुम सोचो थोड़ा सा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। बताओ 4th वाले साइंटिस्ट जो आए थे वो क्या किए, उनका नाम कैसे आएगा, वो क्या ही करेंगे बताओ। इनका नाम था डॉक्टर अर्नन, क्या नाम था, डॉक्टर अर्नन,
ठीक है। डॉक्टर अर्नन, इन्होंने बताया था कि मुझे काम बताओ, मैं क्या ही करूं, मेरा नाम कैसे आएगा इसमें। तो सारे साइंटिस्ट ने तब तक सोचे थे, ठीक है, तुम भी शायद सोच चुके होगे, ठीक है, बट पता नहीं, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। सर सब साइंटिस्ट ने सोचा और बोले कि रूबेन एंड जो रॉबर्ट हिल ने किया था, कहाँ पे काम कर रहे थे बच्चा, लैब में कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे, लैब में कर रहे थे। और लैब में काम करते करते उन्होंने एक सॉल्ट सिलेक्ट किया था, क्या नाम था उसका, जस्ट अभी तुमने पढ़ा, क्या नाम था, बोलो क्या नाम था उसका, नाम था बच्चा फेरिसियानाइड या फेरिक सॉल्ट करके बोल सकते हैं। वो तो लैब में काम कर रहे थे तब उनको सॉल्ट मिला, है ना। सर वही सॉल्ट जैसा प्लांट में कौन काम करता होगा, वो तो मैं लैब में कर रहा था तब मुझे सॉल्ट दिख गया तो मैंने यूज कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी हमको पता थी। कोई तो होगा जो प्लांट में उसी जैसा काम करता होगा, है कि नहीं। तो सर वो कौन है, उसके बारे में तुम डिस्कवर करो कि रियल में उसके जैसा प्लांट में, मतलब वो अननोन जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो प्लांट में कौन होता है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। तो बोलते क्या ही करके दिखा देता हूं मैं, है ना। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी बच्चा, वो तो किस पे भी उतारे थे, बस नाम आना चाहिए चैप्टर में, और हम लोग के लिए इतना बर्डन। तो उन्होंने किया अननोन, डिस्कवरी ऑफ अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, डिस्कवरी ऑफ अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, डिस्कवरी ऑफ अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, अननोन हाइड्रोजन के बारे में, अननोन मतलब अभी तक हमको पता नहीं था, तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत ईजी सी बात है। उन्होंने डिस्कवर कर भी दिया बच्चा, डिस्कवर कर दिया। उन्होंने बताया ये देखो तुम्हारा अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है कौन, वो है NADP। आ गए बच्चा, अब कौन आ गए हैं, NADP। स्वागत नहीं करोगे इनका, NADP। अब पूरे चैप्टर में तुमको परेशान करेंगे बच्चा ये, है ना, अभी तो इंट्रोडक्शन में एंटर किए। NADP तो मैंने बोला NADP सिर्फ ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, फुल फॉर्म बोलो इनका। तो इनका फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत लोग को पता भी होगा और बहुत लोग अभी समझेंगे भी। क्या फुल फॉर्म है बच्चा इनका, इनका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, निकोटीन और अमाइड, तो इसको हम एक साथ में बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हाँ बोलते इतना बड़ा नाम था, इससे अच्छा नहीं ही पूछा होता, तो हो रहा था मैं कहाँ बता ही रहा था, तुमने ही तो पूछा, है ना। तो क्या नाम था बच्चा NADP का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मैंने बोला चलो ठीक है तुमने बता दिया, अब बताओ तो सही काम कैसे करता है ये, बिना काम के हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें। तो बोलते ठीक है चलो काम कैसे करता वो देख लो। तो देखो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, NADP इस चैप्टर में NADP बोलता है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। कितने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, 2 हाइड्रोजन को। और 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन चलता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन चलने के बाद ये बन जाता है बच्चा NADPH2। क्या बन जाता है, NADPH2। याद रखना ये कौन सा फॉर्म है, ये है इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड। ये कौन सा फॉर्म है इसका, रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म। बोलता है NADP का प्रॉपर्टी है कि 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। ये जो तुमको प्रोसेस है ना, ये पढ़ाते थे कुछ साल पहले, जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक में तुमको ये वाला प्रोसेस चलता था बच्चा, NADP और 2 हाइड्रोजन देके NADPH2 में कन्वर्ट कर देते थे, यानी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस। ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना वो तो सही बात है, बट ये प्रोसेस ऐसे होता था क्या, ये पहले पढ़ाते थे। एक्चुअली ये भी सही है, ठीक है, थोड़ा इसमें कुछ जो रियलिटी इजी समझाने के लिए ये वाला प्रोसेस था बच्चा। रियलिटी में देखोगे थोड़ा सा अलग है, मैं बताता हूँ क्या होता है। अब क्या हुआ, अब के टाइम पे जो तुमको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, नाउ अब के टाइम पे ये जो प्रोसेस पढ़ाया जा रहा है ये कुछ टाइम पहले था। अब के टाइम पे ये प्रोसेस कैसे हो गया बच्चा, ये ऐसे हो गया। नई बुक में तुम देखोगे तो ये है NADP+, क्या लगा देंगे यहाँ पे, प्लस। और अब बोलता है कि ये कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे, 2, मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही है। ओके ये चलेगा यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या चलेगा बच्चा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे NADPH और प्लस H+ आयन यहाँ पे अलग से निकल जाता है, H+ आयन यहाँ से अलग से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो याद रखोगे कि जब इसके पास प्लस चार्ज होता है और इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, H का। और ये जो NADPH, उसमें से जब हम यहाँ पे H2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा बच्चा, वापस से प्लस बन जाएगा।
यानी तुम समझने के लिए बस ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एज अ बैंक है, ये बैंक है और ये तुम्हारे पैसे हैं, ठीक है। तुम अपने पैसे को कहाँ ले जाके रख दोगे? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बैंक में ले जाके रखो, बैंक वाले ने तुम्हारे पैसे को संभाल के रखा है, तो क्या बैंक को तुम पैसे देके भूल जाओगे? नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? हम इसको बोलेंगे कि हमारे पैसे को तुम रिटर्न करो। तो बैंक क्या करेगा बच्चा? बैंक वापस से तुम्हारे पैसे को, ज़रूरत पड़ा तो ये तुमको रिटर्न कर देगा और फिर से बैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारे पैसे से बैंक भरा हुआ था? हाँ, इतना पैसा डाल देते बैंक भर गया था? नहीं। तो बस समझने के लिए समझ लो, NADP प्लस था, 2 हाइड्रोजन दे दिए तो क्या बन गया? NADPH, और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या बन गया? NADP प्लस बन गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखो। अच्छा सर, आपने ये जो कंसेप्ट बताया है इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। एक्चुअली ये कंसेप्ट सही है। क्या डाउट लग रहा है बच्चा? वो देखो कि ये प्लस है और 2 हाइड्रोजन दिए देते तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस चार्ज कैसे निकल रहा है? इसको थोड़ा मुझे अच्छे से इलेबोरेट करके समझाओ। तो वो मैं तुमको समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। ये देखो बच्चा, जो NADP है, NADP है प्लस है, वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। 2 हाइड्रोजन एक्चुअली ये एक्सेप्ट करता है, किसको पता है? H माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है, एक ही हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। और उसके पास है कितना हाइड्रोजन? है बच्चा उसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। ये एक, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं, जिसको एक्सेप्ट करता है वो, और हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखो बच्चा, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बहुत ध्यान से एकदम अच्छे समझना। अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इस बॉन्ड को हटा दूं तो दोनों हाइड्रोजन के पास जितना लोन पेयर था वो सब उसके पास है। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल एक हाइड्रोजन ऐसे लिखूं तो भी सही है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस माइनस चार्ज लग के, सर प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर भी तो यही बन रहा है। मतलब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। जैसे मैथ्स में क्या पढ़ाया जाता है? या तो 1 लिख दो यहाँ पे, या तो इसके आगे प्लस माइनस 1 लिखो, तो भी इसका मतलब क्या होगा बच्चा? सेम होगा। क्लियर हुआ? चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि सर दोनों के पास क्या चार्ज है? इसके पास भी प्लस माइनस है और इसके पास भी क्या है बच्चा? प्लस माइनस है। ठीक है, तो एक के ऊपर का इसको हम सपोज करो हटा देते हैं, ये तो पूरा हाइड्रोजन है ही, ये तो पूरा हाइड्रोजन है ही। इसने क्या कर दिया? इसके माइनस वाले को भी इसने ले लिया, इसके माइनस वाले को भी ले लिया। तो नॉर्मली ये तो H था, नॉर्मली कैसा था? ये H था। इसके माइनस को लेने की वजह से ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, और इसके ऊपर बचा कौन सा चार्ज? फिर प्लस चार्ज बच गया। तो एक्चुअली वो किसको एब्जॉर्ब करेगा? हाइड्रोजन तो एक वैसे ही रहता है, इसका वाला माइनस चार्ज भी ले लेता है तो H माइनस बन जाता है बच्चा। H माइनस बन जाता है तो यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे रिएक्शन करेगा तो अब तुमको क्या आएगा बच्चा? NADPH आ जाएगा, क्योंकि एक H कंबाइन कर गया। सर इसमें से एक जो प्लस चार्ज है, देखो माइनस चले गया था, प्लस बचा हुआ था, तो वो जो बचा हुआ है वो तुम्हारा प्लस चार्ज यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभी हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अगर तुमको ये समझने में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, दिक्कत आ रही है, तो अपने दिमाग में इतना बिठा के रखो, जब तुमको प्लस दिखे और 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड हो तो NADP H में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और जब H दिखे 2 हाइड्रोजन निकाल के प्लस में कन्वर्ट कर देना। इससे तो ईजी आई थिंक सो नहीं हो सकता है, बट इसका कॉम्प्लेक्स, अगर तुमको मैकेनिज्म समझना है, मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि एक्चुअली होते कैसे हैं। हाइड्राइड आयन के थ्रू होते हैं, और ये एक ही को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरे वाले का भी माइनस इसके पास चले जाता है, तो इसके ऊपर से प्लस बचता है, और वो यहाँ पे बच्चा किसी किसी बुक में ना ये गलत लिखा होता है। देखो कैसे, किसी किसी बुक में ये लिख देते हैं, ये देखो, ठीक है, किसी किसी बुक में ये लिख देते हैं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखते हैं वो लोग, लिखते हैं NADP प्लस लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे ऐड कर देते हैं H2 ऐड करने के बाद वो आगे चल के पूरा रिएक्शन तो कर देते हैं, और रिएक्शन करने के बाद लिख देते हैं NADPH2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चा? NADPH2 लिख देते हैं। जहाँ कहीं पे भी तुमको ये चीज़ दिख गया तुरंत उसको रॉन्ग कर देना। ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये प्रीवियस वाला एक्सप्लेनेशन था बच्चा, इस तरीके से। ये भी गलत नहीं था, मतलब एक्चुअली रियल एक्सप्लेनेशन इसका ये है, ये इसका बहुत रियल एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? अच्छा, बार बार हम H प्लस आयन बार बार लिखने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो हमको सिर्फ खाली इतना चीज़ समझ लेना है यहाँ पे किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब एक लास्ट क्या है बच्चा?
इसका रेडॉक्स रिएक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो ये फाइनली 6CO2 प्लस 12H2O, ये सब यहाँ पे सेम आएगा, क्या देगा बच्चा, C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2, ये चीज हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको 16 लिखता हूँ, देखो ये अभी इसके पहले वाले में था, ये क्या था बच्चा 16, ये क्या था 18, तो 18 वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, बाकी इन दोनों जगह पे कौन कौन आएंगे बच्चा, 16 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वाला ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, सीधा यहाँ पे चले जाएगा, और ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन बाकी कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है बच्चा, ठीक है, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी इसका जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन है, इसके ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे भी चले जाएंगे, इसका ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी चले जाएगा, लेकिन इसका ऑक्सीजन, वाटर का सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे लास्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया, ओके, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन भी कहाँ आ जाएगा बच्चा, इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, और ये हाइड्रोजन दो जगह पे चले जाएंगे, एक तो तुम्हारे ये इस जगह पे आ जाएंगे, और दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अभी देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो यानी इसका क्या हुआ बच्चा, इसका हो गया है रिडक्शन, क्या हो गया है, रिडक्शन। और यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, यानी इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हो गया, दो चीज हमको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसकी वजह से हम इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो फाइनली तुम्हारा इस चैप्टर का पूरा डिस्कवरी क्लियर हो चुका है। डिस्कवरी के बाद अब हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज को कर लेते हैं। एमसीक्यूज में एक एक करके पूरा नहीं लिखाऊंगा बच्चा, तो मैं एक साथ में पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज है, नहीं तो एक एक करके लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। ओके, चलो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम उसके एमसीक्यू करते हैं। मैंने बताया था ना कि ये सारे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये एमसीक्यू के तुमको आंसर बताने हैं, ठीक है। जो भी हमने अभी डिस्कवरी पढ़ा है, डिस्कवरी में जितने भी साइंटिस्ट थे, ये पूरा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक और है, और भी थोड़ा सा एमसीक्यू लेंगे, वो सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट है, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पहले एक काम करो कि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को वहाँ पे पॉज कर दो, और ये सारे एमसीक्यू एक बार तुम खुद से सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले एक बार खुद से सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो जेन्युइनली अपना वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे तुमको आंसर बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो अपना भी टाइम थोड़ा सा जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता करना है, क्या लिखा हुआ है बच्चा, देखो। अच्छा, कभी भी जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ में ऑड मैन आउट थोड़ा सा करना है, कि जो तुमको दो तो ऑप्शन ऐसे लग जाएंगे जो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली कैंसिल कर देना। सर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो 2 में ही डाउट होता है, 2 में ही रहता है, और दोनों के बाद अब थोड़ा सा तुम अपना दिमाग लगाओगे तो तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन ये साइंटिस्ट वाला कुछ ऐसा है कि तुमको साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए तो ही हो पाएगा, तो हर जगह पे ये फॉर्मूला काम नहीं आता है। देखते हैं पहले कैसा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है कि हमको ये चीज याद रखना। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे फंस जाते हैं बच्चा, हम पढ़ते गलत है, लिखा सही होता है, हम गलती से बहुत फास्ट पढ़ने के चक्कर में गलत पढ़ लेते हैं और अपना एमसीक्यू हम रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। सो फोटोसिंथेसिस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है क्या, हाँ सबसे सही है, ठीक है। हमको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। दूसरा क्या लिखा, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन अर्थ। सर खाना नहीं बनाएगा तो हम खा कैसे पाएंगे, राइट है, हम खुद ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो खाना बना सकता है, वो खाना बनाता है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस ऑन अर्थ। सर वाटर बैलेंस ये मेंटेन करता है कि गैसेस का बैलेंस मेंटेन करता है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस, वाटर बैलेंस मेंटेन नहीं करता, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और सर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओके, इट ट्रांसफॉर्म द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मुझे पता है सोलर एनर्जी को ग्लूकोज में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तुमको क्या फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट वाला कौन सा है इसमें से, थर्ड वन,
तो ये हो गया हमारे पास, ये इसका आंसर हो गया, राइट है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या लिखा हुआ है, इन द एक्सपेरिमेंट अ लीफ वाज पार्शियली कवर्ड विद किसके साथ, ब्लैक पेपर। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो जो तुमको दिख रहा है उसको अंडरलाइन करते चलो। पार्शियली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर वाज एक्सपोज्ड टू लाइट। अब कुछ ऐसे हैं जो लाइट के साथ एक्सपोज्ड है। ऑन टेस्टिंग द लीफ फॉर किसके लिए बचा है, स्टार्च के लिए टेस्टिंग करोगे, इट वाज सीन दैट द अनकवर पार्ट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, ब्लू और ब्लैक में। सर ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने तुमको स्टार्च की टेस्टिंग बताया था। सर यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट हो रहा है, कौन से में, जो एक्सपोज्ड वाला पार्ट है, जो कवर नहीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दिस कंक्लूड दैट द फोटोसिंथेसिस हैड अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस हैड अकर्स इन, किसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है बच्चा, पहला ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन पार्ट है तभी तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। दूसरा सर कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, जो कवर है वहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा। तीसरा सर ब्लैक पार्ट ऑफ द लीफ, ब्लैक पार्ट यानी कौन सा हुआ, जो ब्लैक पेपर से कवर करके रखा हुआ है, सर लाइट नहीं पहुंच पाएगा, फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगा। सर अंडरग्राउंड पार्ट, सर इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड तो हम पढ़े ही नहीं है। तो मैंने बोला ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो डायरेक्टली तुम निग्लेक्ट कर पाओगे, लेकिन सर ये निग्लेक्ट कब कर पाओगे, जब हमने वो टॉपिक को पढ़ा रहेगा उसके बाद, ठीक है। सो इसका क्या आंसर हो गया बच्चा, इसका आंसर हो गया ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, which of the following scientists demonstrate that air is essential for growth of green plant। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो डेमोन्स्ट्रेट किए कि एयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट के लिए। चलो अब ये तुमको जो भी तुमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था सबका नाम यहाँ पे आ गया। अब इससे तुमको सबसे पहले क्या रिकॉल करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था बच्चा। देखो पहले कौन है, प्रेस्ली, जोसेफ प्रेस्ली। हमने पहला मेन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चा, वो बेलजार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए थे। अच्छा बेलजार में ही तो हमने पढ़ा था ना कि वहां पे ऑक्सीजन, जो माइस थे और कैंडल थे, दोनों ने क्या कर लिया बच्चा, ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ऑक्सीजन की बैलेंस नहीं था, ऑक्सीजन वहां पे नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग मतलब बंद हो गए थे, वो मर गया था और कैंडल भी बंद हो गया था। तो जोसेफ प्रिस्टली वो बताए थे, मतलब डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन भी ये किए थे। तो इसेंशियल रोल ऑफ ऑक्सीजन किसने बताया था, प्रिस्टली ने बताया था। चलो ये क्या किए थे बच्चा, इंगेनॉज ने क्या किए थे बताओ। इंगेनॉज ने क्या किया था, उन्होंने लाइट एंड डार्क के बारे में बताया था। एक बार प्लांट को लाइट में रखो, एक बार प्लांट को डार्क में रखो, उन्होंने लाइट के बारे में बताया था, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंगलमैन, टीडब्ल्यू एंगलमैन क्या बताए थे, उन्होंने वो प्रिज्म यूज किया था, लाइट को यूज किया था और अलग अलग बैक्टीरिया को यूज करके उन्होंने बताया था, राइट है। चलो सी वैन नील, मैंने बताया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यूज किए थे और उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कहां से, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एयर किसने बताया बच्चा, प्रिस्टली ने बताया। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंक्लूड बाय हिज एक्सपेरिमेंट दैट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। कौन से साइंटिस्ट ने बताया कि सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जोसेफ प्रिस्टली, जैन इंगेनॉज, सी वैन नील या कैल्विन, बताओ। कैल्विन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, मेल्विन कैल्विन वो तो बाद में आएंगे बच्चा, ठीक है। कैल्विन प्रोसेस एक अलग आता है, C3 साइकिल वाला। जोसेफ प्रिस्टली क्या बताए थे, एयर के बारे में बताए थे। इन्होंने बताया था कि कौन से साइंटिस्ट ने सनलाइट के बारे में बताया। जैन इंगेनॉज ने क्या किया था, वो एक बार उसको लाइट में रखा, एक बार उसको डार्क में रखे थे। तो पता चला जब लाइट में रखे थे तो वहां पे बबल्स निकल रहे थे ऑक्सीजन के। तो लाइट की इंपॉर्टेंस किसने बताया बच्चा, जोसेफ प्रिस्टली ने बताया। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, who provide the evidence that in a green part of the plant glucose is produced, green part of the plant glucose is produced और it is stored in the form of किसके बच्चा, स्टार्च के फॉर्म में। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, मैंने बोला था जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि मेरा सबसे फेवरेट साइंटिस्ट थे, क्योंकि 4 से 5 लाइन में इनका पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि प्लांट में ग्लूकोज बनता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। अगर हमको ग्लूकोज को ट्रांसफर करना है तो हमको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक सेंटेंस और बोले थे कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं एक स्पेशल बॉडी में जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो जूलियस वॉनसैच, सी वैन नील, अर्नोल्ड और एंगलमैन, ये इतने साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें से कौन बताए थे बच्चा, तो उनको बताए थे जूलियस वॉनसैच ने। किसने बताया था, जूलियस वॉनसैच। तो ये साइंटिस्ट ने बताया था कि किसके फॉर्म में स्टोर होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय, ओके, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन ऐसे एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन एज फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो देखो पहला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बच्चा ये तो बैक्टीरिया है और वो भी बैक्टीरिया कौन सा है, सल्फर बैक्टीरिया है बच्चा। दूसरा ये नॉस्टॉक,
ये साइकस और ये चारा। सर ये क्या है? ये एल्गे, ये भी तुम्हारा क्या है? ग्रीन एल्गे है, एल्गे है। ये क्या है? साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब के सब तुमको, ये प्लांट है ना, तो ऑक्सीजन तो बना के देंगे, लेकिन इसमें से कौन ऑक्सीजन बना के नहीं देगा? कौन नहीं देगा? दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कौन नहीं देगा? ग्रीन सल्फर, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विच इज यूज्ड बाय द सी वेनेल, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे कि जो ऑक्सीजन तुमको नहीं देंगे। सिलेक्ट द टू एलिमेंट्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, सॉरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कौन से ऐसे दो एलिमेंट है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए इंपॉर्टेंस है? हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको ना अपने दिमाग में तुमको बिठा के रखना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है बच्चा ये क्वेश्चन कि फोटोलिसिस यानी मैंने बोला था ना वो उसका वाटर का ब्रेकडाउन कराते समय, है ना, ब्रेकअप करा दिया था। तो वाटर का जब हमने ब्रेकअप कराया था तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो दो चीज इसको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखना, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ठीक है। मैंगनीज के बारे में तो तुम पढ़ोगे नहीं बच्चा, किसके बारे में पढ़ना है सबसे ज्यादा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के साथ मोलिब्डेनम बहुत रेयर एलिमेंट है, बहुत ट्रेसेस में यूज होते हैं, तो मैग्नीशियम तुमको कंफर्म होना चाहिए। और ये एकदम ट्रेसेस में यूज होते हैं, मतलब ये तो होने से रहे, फिर कौन यूज होगा सबसे ज्यादा? क्लोरीन यूज होने वाला है। तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन तुम्हारे लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट वाले पे देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं। वहाँ का एमसीक्यू हो गया, कुछ और एमसीक्यू कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैन इंगेनवॉज डिड एन द एक्सपेरिमेंट विद एन द एक्वेटिक प्लांट एंड कंक्लूड दैट। जैन इंगेनवॉज ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था और उसको क्या कंक्लूड किया था, उसका क्या आंसर हो सकता है? देखो पहला क्या लिखा हुआ है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। तीसरा क्या लिखा हुआ है सर, प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या लिखा हुआ है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो प्लांट कौन सी गैस निकालते हैं और हम प्लांट को कौन सी गैस देते हैं? प्लांट हमको ऑक्सीजन देंगे और हम प्लांट को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, राइट है, प्लांट हमको क्या देंगे? ऑक्सीजन देते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन। बच्चा ऑक्सीजन वही रिलीज करेगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब प्लांट में अभी ग्रीन कलर भी होते हैं और ब्राउन कलर भी होते हैं, तो ब्राउन वाले कलर जो होते हैं वो तुमको ऑक्सीजन नहीं देते, सिर्फ खाली कौन से देंगे बच्चा? ग्रीन कलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, ठीक है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देते ही नहीं तो फिर ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सेकंड वन। दूसरा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चा इसमें हमको बोला गया है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, किसके रिगार्डिंग? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। अब हमको पहले सोचना पड़ेगा कि टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने किया क्या था। सो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने वो स्पेक्ट्रम को यूज किया था और उसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। किसको यूज करके बच्चा? बैक्टीरिया को यूज किया था, राइट, सॉरी क्लेडोफोरा को उसने यूज किया था, राइट, एल्गे का। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट क्या है? पहला, ही स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट यूजिंग द प्रिज्म। सही बात है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट को यूज करके अलग अलग स्पेक्ट्रम में उसने उसको डिवाइड किया था। तो इसमें से हमको क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही प्लेस द ग्रीन एल्गे दैट इज स्पाइरोगेरा। बच्चा वो स्पाइरोगेरा थोड़ी ना प्लेस किए थे, उन्होंने क्या प्लेस किया था? उन्होंने प्लेस किया था क्लेडोफोरा को प्लेस किया था। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे, ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया वेयर द एक्यूमुलेटेड ओनली इन द रीजन ऑफ ब्लू रीजन तो सही है, लेकिन इसके साथ में एक और रीजन था, कौन सा? रेड रीजन भी था। तो उसने रेड रीजन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ओनली इन द रीजन ऑफ द ब्लू लाइट, ठीक है, ऑफ द स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम। तो ओनली ब्लू में होता है क्या? नहीं, रेड में भी होता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा। ही यूज द बैक्टीरिया टू डिटेक्ट द साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन। बच्चा वो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन थोड़ी ना देख रहे थे, वो कौन सा इवोल्यूशन देख रहे थे? ऑक्सीजन का इवोल्यूशन देख रहे थे। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें से क्या सिलेक्ट करना था? करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर हम किस में आ जाते हैं बच्चा? चूज द करेक्ट मैच। एक बार तुम इसको देख लो, इसमें से क्या आंसर हो सकता है, पहले वो हम समझते हैं। करेक्ट मैच हमको सिलेक्ट करना था। देखो जोसेफ प्रिस्टली, जो सबसे फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, जोसेफ प्रिस्टली ने क्या बताया था बच्चा? जोसेफ प्रिस्टली ने किए थे बेल जार एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। जोसेफ प्रिस्टली शोज दैट प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन, ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। दूसरा, शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के बारे में नहीं बताया था सर। दूसरा यहाँ पे, प्रूव दैट द प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हेन दे ग्रो, ये ग्लूकोज के बारे में। और दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शोज दैट द हाइड्रोजन reduced to carbon dioxide to carbohydrate, sorry, so that hydrogen
रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अब अगर हम देखेंगे जोसेफ प्रिस्टली ने किसके बारे में बताया बच्चा, ऑक्सीजन के बारे में, तो पहले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा, मतलब ए का ए हो जाएगा। जैन इंगनवॉज अगर देखेंगे तो जैन इंगनवॉज ने क्या किया था बच्चा, उन्होंने सनलाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, यानी इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इसका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जूलियस वॉनसैच, ठीक है, इसके बारे में अगर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्लूकोज के बारे में बताया था, फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज एंड स्टोरेज होता है किसके, स्टार्च के अंदर। तो इसका सी हो जाएगा और इसका फाइनली क्या हो जाएगा, डी। तो इसका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। सो फाइनली हमने अभी तक कहां तक कर लिया बच्चा, हमने स्टार्टिंग से लेके फोटोसिंथेसिस का हमने डिस्कवरी पूरा कर लिया है, राइट है, डिस्कवरी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने एमसीक्यू यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या स्टार्ट करेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तुमको पढ़ाऊंगा, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, सारी चीजें एकदम अच्छे से डिटेल में करेंगे, बस आप लोग साथ में रहेंगे तो सब चीज हो पाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ओके।